नमस्कार भाई। आज हम लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है और इस चैप्टर का नाम है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में सेल डिवीज़न आज हम पढ़ेंगे, राइट। सेल डिवीज़न हम लोगों ने सेल का डिटेल पढ़ लिया है, साइटोप्लाज्म में बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में अध्ययन कर लिया है और आज डिस्कशन किस पर होना है कि हमारी सेल डिवाइड कैसे करती है और इसके डिवाइड होने का पर्पज़ क्या होता है। हाउ द सेल डिवाइड्स एंड व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ सेल डिवीज़न, इस पर चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि सेल डिवीज़न जो हो रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें डिवाइड होती हैं, डिवीज़न का मतलब क्या है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है कि इस दुनिया में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी अगर हम सेलुलर कंडीशन देखें तो इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी एक ही सेल की बनी होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी दो या उससे अधिक की बनी होती है। अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ये दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक तो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर। अब ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी बॉडी में केवल एक ही सेल होती है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी बॉडी एक से अधिक सेल से बनी होती है। अब आपको मालूम है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। सपोज करो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो रहा है तो एग और स्पर्म ये दोनों फ्यूज होकर के एक डाइप्लॉइड सेल जाइगोट का निर्माण करते हैं। क्या कहेंगे इसको? हम इसे जाइगोट कहते हैं। अब यहाँ से दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म हो गए, एक तो ऐसे जिनकी बॉडी एक ही सेल की बनी है और दूसरे ऐसे हैं जिनकी बॉडी मोर देन वन सेल से बनी है। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए और ये हो गए यूनिसेलुलर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दुनिया के सभी ऑर्गेनिज्म की उनके जीवन की शुरुआत एक ही सेल से होती है, सिंगल सेल, दैट इज नोन एज जाइगोट। लेकिन इसी जाइगोट से आगे चल करके ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, या तो एक ही सेल के बने रहेंगे, जैसे कि यूनिसेलुलर एल्गी की आप बात करते हैं प्लांट्स में, यूनिसेलुलर फंजाई जैसे यीस्ट है प्लांट्स में हम बात करते हैं, और या फिर प्रोटोजोवन एनिमल्स की बात करते हैं एनिमल्स में। फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल्स दे आर यूनिसेलुलर। इन केस ऑफ प्लांट्स यूनिसेलुलर एल्गी, यूनिसेलुलर फंजाई, इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में हैं। ठीक है, तो जो यूनिसेलुलर हैं हम उनकी तो बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि यूनिसेलुलर में भी डिवीजन होता है सेल का, लेकिन वो डिवीजन किस पर्पज से होता है? इट इज फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो दिस मस्ट बी नोटेड हियर। इफ द डिवीजन ऑफ सेल टेक्स प्लेस, division of the cell takes place in unicellular organism. In unicellular organisms it is for the purpose of, किस लिए हो रहा है? For the purpose of reproduction। याद रखेंगे,
क्योंकि इनके जीवन का और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। क्यों? आपकी एनसीईआरटी ने भी लिखा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पहले चैप्टर में, सेकंड वॉल्यूम में ये लिखा है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो सेल का डिवीजन होता है, एक्चुअली इट इज फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज सिनोनिम्स टू रिप्रोडक्शन। और कोई पर्पज यहां पर नहीं होता। बॉडी की ग्रोथ का कोई पर्पज नहीं है, केवल सिंगल पर्पज है डिवीजन का, एंड इट इज द रिप्रोडक्शन। अपनी उनकी संख्या बढ़ाना है, चाहे वो बाइनरी फिजन की बात हो या फिर वो मल्टीपल फिजन की बात हो। बाइनरी फिजन का मतलब जब एक सेल 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे बैक्टीरिया में होता है, पैरामीशियम में होता है, एक सेल से 2 सेल बन गई। ये क्या चीज़ है? ये बाइनरी फिजन है। बाइनरी फिजन का मतलब एक सेल 2 में डिवाइड हो रही है। या फिर इन्हीं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसे होते हैं जैसे मोनोसिस्टिस है प्रोटोजोआ में, जैसे प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है फाइलम प्रोटोजोआ में, जो मलेरिया बीमारी के लिए जिम्मेदार है। तो इनमें मल्टीपल फिजन होता है, एक से कई सेल्स बन जाती हैं। बाद में ये सारी सेल्स एक दूसरे से अलग हो करके और इंडिविजुअल लाइफ स्टार्ट करती हैं। लेकिन जब भी होगा ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना होगा। ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन इनमें नहीं है कि एक से अधिक सेल्स रहें। अगर किसी एक यूनिट में अगर हम देखें कि एक से अधिक सेल हैं तो बहुत जल्दी वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो होगा दैट इज हैविंग ओनली वन सेल। इट इज द स्टोरी ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ नोट करना है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब भी सेल डिवीजन होता है इट इज़ फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली। लेकिन जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर डिवीजन प्रोग्राम्ड हो जाता है और पर्पजफुल हो जाता है। ठीक है, यानी कि एक सेल से अगर 2 सेल बन रही है या और सेल्स बन रही हैं तो ये काम क्यों हो रहा है? इट इज पर्पजफुल। यहां पर एक उद्देश्य से होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमें इन पर भी चर्चा करनी है। तो बैक्टीरिया के केस में अगर हम बात करें जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो वहां पर सिंपली एक सेल 2 में डिवाइड हो जाती है। चूंकि वहां पर न्यूक्लियस होता नहीं है इसलिए साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अलग अलग डिवाइड होने की बात ही नहीं होती, बिकॉज देयर इज नो न्यूक्लियस। अब इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है दैट इज द जेनेटिक मटेरियल, आप कह सकते हैं कि डीएनए होता है, तो ये आधा आधा डिवाइड हो जाता है। चूंकि यहां पर न्यूक्लियस नहीं है तो डिवीजन बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। सच अ काइंड ऑफ डिवीजन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज एमाइटोसिस। किसमें? जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं। इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स देयर इज नो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं है। अब न्यूक्लियस नहीं है तो क्या होगा? द न्यूक्लियर मटेरियल, जिसको हम यहां पर न्यूक्लियोइड कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल, आप सीधे डीएनए कहेंगे। द जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड द साइटोप्लाज्म डायरेक्टली डिवाइड। इस प्रकार से यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल के इस डिवीजन को हम नाम क्या दे रहे हैं? इट इज नोन एज इस प्रकार के डिवीजन को हम एमाइटोसिस बोलते हैं। एमाइटोसिस किसमें हो रहा है? ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर हो रहा है। यहां क्या हो रहा है कि यहां पर चूंकि न्यूक्लियस होता नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है, ऐसी कंडीशन में यहां पर इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये और साइटोप्लाज्म डायरेक्ट डिवाइड हो जाता है। कोई खास स्पेशल मेथड नहीं होती है। इस प्रकार के डिवीजन को एमाइटोसिस कहा जाता है।
तो हम यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन की बात आगे और नहीं करेंगे, केवल एक टर्म यहाँ एराइज होता है, एमाइटोसिस नोट करके आगे चलेंगे। अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स की, जहाँ पर कि न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए डिवीजन का जो प्रोसेस होता है इट बिकम्स मच मोर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर डिवीजन कॉम्प्लेक्स हो जाता है, राइट, और पर्पजफुल हो जाता है। डिवीजन का एक उद्देश्य है यहाँ पर, वो कौन सा उद्देश्य है, ये प्रोग्राम्ड होता है कि अनप्रोग्राम्ड होता है, इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। सेल डिवीजन के साथ ही हम चर्चा करेंगे एजिंग की, डेथ की, सेनेसेंस की, डिके की, एपोप्टोसिस की। ये सारे जो टर्म्स हैं जो सेलुलर डिवीजन की एक्टिविटी से संबंधित हैं, हम इनकी चर्चा अपने इसी चैप्टर में करेंगे, इसको अलग से डील नहीं करेंगे। इसी में सारा डिस्कशन कर लेंगे कि सेल के डिवीजन का प्रोग्राम डिसाइड कौन करता है, ये सारी बातें। तो इस तरह से आप जान गए हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में हमको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, क्योंकि डिवीजन बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। इट इज़ वेरी सिंपल टाइप ऑफ डिवीजन। इट इज नोन एज माइटोसिस, वेयर द न्यूक्लियर मटेरियल एंड साइटोप्लाज्म डायरेक्टली डिवाइड। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट इट इज गोइंग कॉम्प्लेक्स, पर्पजफुल। और क्यों ऐसा होता है, आइए अब इस पर हम चर्चा करें। ये नोट कर लिया होगा। अब अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल डिवीजन, अब यहां पर अगर हम बात करें तो इसका जो पर्पज ऑफ सेल डिवीजन है पर्पज ऑफ सेल डिवीजन की बात अगर हम करें तो जनरल ग्रोथ हो सकती है, सेल डिवीजन का पहला पर्पज है कि बॉडी की साइज हमको इंक्रीज करना है, जनरल ग्रोथ इन साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये पहला पर्पज है। आप जब पैदा हुए होंगे तो कितनी साइज रही होगी, 1 फुट के भी नहीं रहे होंगे। आज की कंडीशन क्या है, 5.5 फीट, 6 फीट। बच्चे 2 फीट 2.5 फीट के होते हैं, धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। देखते देखते क्या होता है, कुछ वर्षों में उनकी हाइट जो होती है वो 6 फीट के आसपास पहुंच जाती है। तो यह जो डिवीजन है ये कैसा है, इट इज फॉर द पर्पज टू इंक्रीज इन साइज। यहां यह ध्यान देना है कि आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें पाई जाने वाली जो सेल्स होती हैं इनका एक निश्चित साइज होता है, एक निश्चित वॉल्यूम होता है। इफ यू आइसोलेट द सेल फ्रॉम द किडनी ऑफ ए मैन एंड दैट ऑफ अ रैट, चूहे की किडनी से एक सेल निकाल लीजिए, मनुष्य की किडनी से एक सेल निकाल लीजिए, दोनों की साइज एक ही होगी। परंतु अगर आप चूहे की किडनी निकालेंगे और मनुष्य की किडनी निकालेंगे और हाथी की किडनी निकालेंगे तो इन तीनों एनिमल्स के इसी ऑर्गन में किडनी में ही साइज का डिफरेंस है। सबसे छोटी किडनी रैट की होगी, उससे बड़ी हमारी होगी, हमसे बड़ी किसकी होगी, हाथी की होगी। एक ही ऑर्गन की जो सेल्स होती हैं
उनका आकार एक ही होता है। डिफरेंस किस बात का होता है? उनके ऑर्गेन की साइज में डिफरेंस होता है। अब ये साइज में डिफरेंस क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स। अगर चूहे की किडनी छोटी है और हमारी किडनी उससे बड़ी है, इसका यह मतलब नहीं है कि चूहे की किडनी में जो सेल पाई जा रही है और हमारी किडनी में जो सेल है, इन दोनों में साइज का अंतर है। चूहे की सेल छोटी है, हमारी सेल बड़ी, जी नहीं, सेल बड़ी नहीं होती है, सेल सबकी बराबर होती है। और इस नियम को लॉ ऑफ कांस्टेंट सेल वॉल्यूम कहा जाता है, द लॉ ऑफ कांस्टेंट सेल वॉल्यूम। तो यहां पर क्या है? यहां पर कह रहे हैं कि द स्पेसिफिक ऑर्गेन ऑफ डिफरेंट एनिमल may be different in size. अगर हम डिफरेंट एनिमल्स के एक ही ऑर्गेन को अगर देखें, एक स्पेसिफिक ऑर्गेन को देखें, तो उसकी साइज वेरी कर सकती है, अलग अलग हो सकती है, बट द सेल्स ऑफ दीज ऑर्गेन in different animals क्या होना चाहिए? इज द सेम। ठीक है, रैट की किडनी और हमारी किडनी दोनों की सेल्स का आकार एक ही होगा, क्योंकि एक ही प्रकार के अंग की ये कोशिकाएं हैं, यद्यपि एनिमल डिफर कर रहा है। तो यहां पर ऑर्गेन्स की साइज का जो डिफरेंस है, इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ सेल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग दीज ऑर्गेन्स। ओके, इस नियम को क्या कहते हैं? इट इज नोन एज द लॉ ऑफ कांस्टेंट सेल वॉल्यूम। क्या कहेंगे इसको? इट इज नोन एज द लॉ ऑफ द कांस्टेंट सेल वॉल्यूम। कांस्टेंट सेल ये कहा जाता है इसको। कांस्टेंसी होती है साइज में सेल्स के, जो कि सेम ऑर्गेन से, यद्यपि एनिमल डिफरेंट है, अगर निकाले गए हों तो। यहां एक बात क्लियर हो रही है कि कोई भी सेल अगर आप अपने एक निश्चित वॉल्यूम को प्राप्त कर लेती है, एक निश्चित साइज एक्वायर कर लेती है, तो इससे ज्यादा साइज होने के पहले इस सेल का डिवीजन हो जाता है। यहां पे इस क्वेश्चन का उत्तर मिल गया कि सेल डिवाइड क्यों कर रही है, क्योंकि एक निश्चित वॉल्यूम से ज्यादा होने पर सेल में डिवीजन होना तय है। अब कह रहे हैं कि साहब यहां जिसको हम सेल वॉल्यूम कहते हैं, इसमें कौन कौन से वॉल्यूम शामिल हैं? तो आपको पता है कि जो यूकैरियोटिक सेल है, इसमें एक तो न्यूक्लियस है, दूसरा साइटोप्लाज्म है। तो दोनों का वॉल्यूम निकाला जाता है। न्यूक्लियस का एक स्पेसिफिक साइज होता है और साइटोप्लाज्म के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस की साइज देखी जाती है। बात समझ रहे हैं? अब अगर साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम न्यूक्लियस से ज्यादा हो, तो ऐसी कंडीशन में सेल डिवाइड होना तय है। अर्थात जैसे ही सेल साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम एक पर्टिकुलर नॉर्म से ज्यादा हो जाता है, तो डिवीजन हो जाता है। ठीक है, यहां पर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो पर हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो है उसको साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो की हम चर्चा करेंगे आगे कि व्हाट रोल द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो गोइंग टू प्ले। ये आप जब
एम्ब्रायोलॉजी में क्लीवेज पढ़ेंगे वहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका डिस्कशन। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा बढ़े, इसका जो इर्रेगुलर ट्रेंड होता है डेवलपमेंट के दौरान, ये आप पढ़ेंगे एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट में जब आप क्लीवेज पढ़ेंगे। इतना आप समझ जाइए कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम और साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं किसी भी सेल के डिवीजन में। और पर्पज क्या होता है, तो अभी तक हमने आपको पहला पर्पज बताया है कि जनरल ग्रोथ इन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की साइज में सामान्य ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। आम का छोटा सा पौधा होता है जिसे आप लगाते हैं और वो वृक्ष में, विशालकाय वृक्ष में चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि सेल का नंबर इंक्रीज किया और उसके कुछ स्ट्रक्चर में स्टोरेज हुआ। किसका स्टोरेज हुआ? जो बायोमॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है। अर्थात ग्रोथ में सेल का नंबर भी इंक्रीज करता है और सेल साइटोप्लाज्म का कंटेंट भी बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित लेवल तक। उसके बाद क्या होता है, फिर हमको साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के लिए सेल को डिवाइड करा देना पड़ता है। अब ग्रोथ के इस पर्पस से जो डिवीजन हो रहा है वो प्लांट्स में अनलिमिटेड होता है, थ्रू आउट लाइफ होता है। साइज का जो साइज के पर्पस से जो सेल डिवीजन होता है, दिस ग्रोथ एंड सेल डिवीजन बाय सेल डिवीजन इन प्लांट्स क्या होता है, इज थ्रू आउट लाइफ। इसी को हम बोलते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ बोलते हैं इसको। हम इसे अनलिमिटेड ग्रोथ बोलते हैं। ये किसमें होता है? प्लांट्स में। तो यहां पर प्लांट्स की बॉडी में जो ग्रोथ हो रही है ये अनलिमिटेड होता है एंड इट इज बिकॉज ऑफ द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एज वेल एज द डिवीजन ऑफ द सेल। तो सेल का जो डिवीजन होता है प्लांट्स में, इट इज थ्रू आउट द लाइफ फॉर द पर्पज ऑफ ग्रोथ। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि क्या प्लांट बॉडी में सारी सेल्स जीवन भर ग्रो करती हैं? यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्लांट की बॉडी में सारी सेल्स जीवन भर ग्रोथ करती हैं? बोलेंगे नहीं। यहां पर दो प्रकार की सेल्स होती हैं। एक ऐसी सेल्स होती हैं जिनको कि हम मेरिस्टेमेटिक सेल बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का हिस्सा होती हैं, जिनमें की ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ होती रहती है। प्लांट्स की ही बात करें, अभी एनिमल पर आते हैं। प्लांट्स को हम कंटिन्यू रखें। अभी हमने कहा कि प्लांट्स में ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ होती रहती है, तो क्या प्लांट्स में सारी सेल्स थ्रू आउट लाइफ डिवाइड करती हैं? इन प्लांट्स अगर हम बात करें तो यहां पर दो प्रकार के टिश्यू होते हैं। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इनकी आदत क्या है? डिवाइड रेगुलरली। इनमें रेगुलर डिवीजन होता है। और ध्यान रहे कि प्लांट्स में बॉडी साइज का जो बढ़ना होता है, इट इज बिकॉज ऑफ दीज टिश्यूज। क्या नाम है इनका? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स होती हैं, इनमें भी डिवीजन थ्रू आउट लाइफ होता रहता है। ये कौन सी सेल हैं? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पाई जाने वाली सेल्स हैं दैट हैव द एबिलिटी ऑफ डिवीजन रेगुलरली थ्रू आउट लाइफ। अब जो दूसरी कंडीशन है, ये परमानेंट टिश्यूज होते हैं।
परमानेंट टिश्यूज होते हैं। यहां क्या हो रहा है, ये जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं ये बनते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही, परंतु इनकी जो सेल्स होती हैं वो आगे डिवाइड नहीं करती हैं, स्टॉप डिवीजन। यहां सेल्स क्या होती हैं, स्टॉप डिवाइडिंग। हम इन्हें परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। इनमें पाई जाने वाली सेल्स में डिवीजन नहीं होता। एक टर्म इनके लिए हम यूज करते हैं कि प्लांट्स बॉडी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बाद जब ये परमानेंट टिश्यू में चेंज होते हैं तो इनमें डिवीजन बंद हो जाता है। ऐसे टिश्यूज को परमानेंट टिश्यू कह रहे हैं, और इनकी जो सेल्स होती हैं इनको हम बोलते हैं कि ये मैच्योर और फुल्ली डिफरेंशिएट हो गई हैं। ये डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं। इस एक्ट को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। इस एक्ट को, जिसमें कि जो सेल है प्लांट की, इसने डिवीजन बंद कर दिया है, हम इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। और ऐसी सेल्स को डिफरेंशिएटेड सेल कहा जाता है। सेल्स नोन एज, यहां पर जो सेल्स हैं वो कौन है, द डिफरेंशिएटेड सेल्स। अब ये जो सेल्स होती हैं इनमें डिवीजन बंद हो गया, मतलब कि इनका काम अब ग्रोथ नहीं है। तो या तो ये किसी मटेरियल को स्टोर करने के लिए होती हैं, स्टोरेज पर्पस से होती हैं, या फिर ये मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए होती हैं प्लांट बॉडी को। इनका कोई और फंक्शन हो सकता है, लेकिन इनका फंक्शन ग्रोथ अब बिल्कुल नहीं है। ये बात समझ में आ गया। ऐसी सेल्स को फुल्ली डिफरेंशिएटेड सेल्स कहा जाता है। एंड दीज सेल्स डू नॉट डिवाइड अगेन बिकॉज दीज आर फुल्ली डिफरेंशिएटेड। और वहीं पर जिन टिश्यूज से ये बने हैं उनमें अभी भी डिवीजन हो रहा है। वो कौन है, वो पौधे की ग्रोथ के लिए लगातार जिम्मेदार हैं। ऐसे टिश्यूज को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं। तो पौधों के शरीर के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जीवन भर रहते हैं और हमेशा सक्रिय बने रहते हैं। इसलिए पौधों में थ्रू आउट लाइफ अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। इतनी बात समझ गए होंगे आप। अब सारी सेल्स अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं शो करती हैं, तो जो नहीं ऐसा करती हैं वो कौन है, तो वो डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, दैट हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन। दीज आर नोन एज फुल्ली डिफरेंशिएटेड सेल्स एंड दिस एक्ट इन प्लांट्स इज नोन एज डिफरेंशिएशन। ये बात आप समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जो परमानेंट टिश्यूज हैं, जो फुल्ली डिफरेंशिएटेड टिश्यूज हैं, क्या इनमें ग्रोथ कभी नहीं होती है? क्या इनमें सेल में डिवीजन की प्रॉपर्टी हमेशा के लिए खत्म हो गई है? नहीं, नो। ये अभी डिवाइड नहीं कर रही है, मौका मिलेगा तो डिवाइड करेंगे। उस घटना को हम डी-डिफरेंशिएशन कहते हैं। अगर कोई ऐसा टिश्यू जिनकी सेल्स ने डिवीजन बंद कर दिया है, अर्थात वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गया है, डिफरेंशिएट हो गया है, किसी कारण से अगर उसमें ग्रोथ फिर से स्टिमुलेट हो जाए और उनकी सेल्स फिर से डिवाइड करने लगे, इस घटना को हम डी-डिफरेंशिएशन कहते हैं। देखेंगे, अगर यही डिफरेंशिएटेड सेल्स फुल्ली डिफरेंशिएटेड सेल्स which have stopped
डिवाइडिंग, ड्यू टू एनी रीजन अगेन स्टार्ट डिवाइडिंग। क्या कहते हैं इसको? इस एक्ट को हम नाम देते हैं इस एक्ट को नाम दे रहे हैं डे डिफरेंशिएशन। जहां पर फुल्ली डिफरेंशिएटेड सेल्स में अब दोबारा प्रॉपर्टी आ गई है डिवाइड होने की, हम इस एक्ट को डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब कह रहे हैं कि ड्यू टू एनी रीजन, व्हाट इज दैट रीजन, क्या हो सकता है? तो प्लांट्स में कभी कभी ग्रोथ इंड्यूसर्स बनते हैं, कभी कभी क्या बॉडी में बनते ही रहते हैं। ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं और ग्रोथ इंड्यूसर होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। ये विशेष प्रकार के हार्मोन्स प्लांट की बॉडी के अंदर होते हैं, जिन्हें हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन जब प्लांट पे पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे हम आपको। ये विशेष प्रकार के केमिकल्स होते हैं जिनको हम पीजीआर कहते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रोथ इंड्यूसर होते हैं और दूसरे ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो ग्रोथ को चेक कर देते हैं, रोक देते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। पौधों में नए नए किल्ले निकल आते हैं, नई नई कोपलें निकलती हैं। वो किस कारण से होती हैं? वो खास प्रकार के हार्मोन जैसे कि ऑक्सिन है। एक खास प्रकार का हार्मोन अगर इसका लेवल बढ़ जाए किसी प्लांट बॉडी के अंदर तो उसमें कैलस बनने लगता है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का एक मास बन जाता है। ये किस कारण से होता है? कुछ खास प्रकार के केमिकल्स जैसे ऑक्सिन है, ये ग्रोथ प्रमोटर है। तो सामान्य तौर पर जो ग्रोथ हो रही है वो प्रोग्राम्ड होती है, लेकिन कभी कभी इररेगुलर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ प्लांट्स के अंदर होती है। तो फिर यहां पर सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है और सेल्स के इस ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं? इट इज नोन एज कैलस। प्लांट्स में यही काम जब एनिमल्स में होता है तो क्या कहते हैं? वहां पर ट्यूमर कहते हैं और यहां पर कैलस कहते हैं, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। ये किसी भी कारण से हो सकता है। बात समझ गए? तो अब तक आप जान चुके हैं कि प्लांट्स की बॉडी में दो प्रकार के टिश्यूज, एक ऐसे हैं जो रेगुलर डिवीजन शो करते हैं, वो प्लांट की ग्रोथ के लिए होते हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ के लिए, इनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं। लेकिन इन्हीं में से कुछ सेल्स जब परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती हैं तो इनकी सेल्स में डिवीजन की प्रॉपर्टी समाप्त हो जाती है, और जब डिवीजन की प्रॉपर्टी समाप्त हो जाती है तो हम इस प्रकार के टिश्यूज को परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं। राइट? क्या कहते हैं? इस प्रकार के टिश्यूज को परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। इनमें जो सेल्स होती हैं ये डिफरेंशिएटेड सेल्स कहलाती हैं, लेकिन कभी कभी किसी हार्मोन के द्वारा इंड्यूस होने की वजह से ये जो फुल्ली डिफरेंशिएटेड सेल्स जिनमें कि डिवीजन समाप्त हो चुका था, अब फिर से डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। और अगर फिर से डिवीजन स्टार्ट हो जाए तो इस घटना को डी डिफरेंशिएशन कहा जाता है। बात समझ में आ गई? अब अगर यह पुनः जो डिवीजन हो रहा है अगर प्रोग्राम्ड है तो एक नए ऑर्गेन का निर्माण होगा, और अगर अनप्रोग्राम्ड है तो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बनेगी जिसको हम कैलस बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई? अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या, तीसरा इवेंट यहां पर क्या है कि ये जो एक बार तो ये सेल्स मैच्योर हो गई थी, लेकिन फिर डिवीजन स्टार्ट हुआ तो डी डिफरेंशिएशन। अब डिवीजन के कुछ देर के बाद ये जो डी डिफरेंशिएटिंग सेल्स थी दोबारा से डिवीजन की प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है इनमें, तो इस घटना को रीडिफरेंशिएशन कहा जाता है। ये पॉइंट भी मेंशन कर लेंगे। तो कितनी घटनाएं हो गई? डिफरेंशिएशन, जहां पर किसी सेल ने डिवीजन रोक लिया, अब डिवाइड नहीं करेगी, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनी थी, अब डिवीजन नहीं होगा। अब ये जो फुल्ली डिफरेंशिएटेड सेल्स जिन्होंने डिवीजन बंद कर दिया, अगर किसी कारण से फिर से डिवाइड करें तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डी डिफरेंशिएशन। और डी डिफरेंशिएशन के बाद कुछ देर तक डिवाइड होकर ये सेल्स फिर से डिवीजन बंद कर दें तो इस घटना को रीडिफरेंशिएशन कहा जाएगा। एक लाइन से आप देख लीजिए इसको, क्या है ये?
After some times, dedifferentiating cells again stop division. ये जो डिफरेंशिएटिंग सेल है, कुछ समय के बाद इनमें डिवीजन बंद हो जाता है। अब हम इस घटना को रीडिफरेंशिएशन बोलते हैं। इस प्रकार से प्लांट के जीवन में 3 कहानी हमने आपको बताया, डिफरेंशिएशन, डी-डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। नोट कर लीजिए सारी बात। यहां से निकलकर अब एनिमल्स में चलेंगे। एनिमल्स में ग्रोथ के पर्पज से जो डिवीजन होता है वो अनलिमिटेड नहीं होता। कोई भी मनुष्य 10 फीट का नहीं होता, हाथी 50 फीट का नहीं होता। एक निश्चित एज के बाद ग्रोथ रुक जाती है। पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, एनिमल टू एनिमल वेरी करती है। आदमी बड़ा है, उससे बड़ा हाथी है, चींटी बहुत छोटी है, तो सबकी साइज है स्पेसिफिक, क्योंकि ग्रोथ एक निश्चित टाइम के बाद रुक गई है। तो एनिमल्स में अनलिमिटेड ग्रोथ साइज बढ़ाने के लिए नहीं होता। डिवीजन ग्रोथ के पर्पज से एक निश्चित टाइम पर बंद हो जाती है, रुक जाती है। नोट कर लेंगे इसको। एनिमल में अगर हम एनिमल्स की बात करें, कह रहे हैं कि ग्रोथ के पर्पज से होने वाला डिवीजन अनलिमिटेड नहीं होता। एक निश्चित समय के बाद इसे बंद कर देना होता है। सेल डिवीजन रुक जाता है ग्रोथ के पर्पज से। ठीक है, ये आपने समझ लिया। ये पहला पर्पज है सेल के डिवीजन का, जहां पर हमें बॉडी की ग्रोथ करनी है। प्लांट्स में हमने आपको बताया और एनिमल में बताया। अब जो दूसरा पर्पज है ग्रोथ का, वो कौन सा है? ये एक स्पेसिफिक ऑर्गन के निर्माण के लिए होता है। एक सामान्य ग्रोथ होती है, साइज बढ़ाना है, और एक स्पेसिफिक ग्रोथ होती है जहां पर एक खास प्रकार के ऑर्गन का निर्माण करना होता है। इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ योर जेनेटिक ब्लूप्रिंट। बॉडी का जो जेनेटिक प्रोग्राम होता है वो तय करता है कि आपके शरीर के किस हिस्से में कौन सा ऑर्गन बनेगा और उसका अपना ब्लूप्रिंट क्या होगा, उसका फंक्शन क्या होगा। उदाहरण के लिए, आपके चेहरे पर 2 आंखें आपकी पीठ पर नहीं है, कहां पर हैं? फेस पर हैं। आपके मुंह में 32 दांत, पीठ पर नहीं है, पैर में नहीं है दांत, मुंह में है।
टंग आपकी आपके मुंह में है, एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ा हुआ लीवर है, हर जगह पर लीवर नहीं, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर है। इसी प्रकार आपका हार्ट एक निश्चित जगह पर है। बॉडी के अंदर स्पेसिफिक ऑर्गन्स का जो निर्माण होता है ये जनरल ग्रोथ नहीं है, बल्कि सेल्स का प्रोग्राम्ड डेवलपमेंट है। यहां पर सेल का प्रोग्राम फिक्स है कि वो किस ऑर्गन को कब बनाएगी। आपको मालूम है कि आम के पौधे को लगाते ही उसमें फूल नहीं आने लगते, बौर नहीं आता, तुरंत लगा दिया और बौर आ गया। एक निश्चित एज के बाद उसमें फ्रूटिंग स्टार्ट होती है, फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। अर्थात निश्चित रूप से एक विशेष प्रकार का ये जेनेटिक प्रोग्राम है और किसी भी विशेष ऑर्गन के निर्माण की कहानी कब शुरू होगी ये उस ऑर्गेनिज्म के जीनोम में स्पेसिफिक जीन में समाहित है। एक विशेष प्रकार का जीन उसके लिए जिम्मेदार है कि किडनी कौन बनाएगा, हार्ट कौन बनाएगा, आंखें कौन बनाएगा, आपका वर्टिब्रल कॉलम कौन बनाएगा, रिब्स कौन बनाएंगी, हार्ट कौन बनाएगा। इसी प्रकार से फ्लावर्स में पत्तियां कौन बनाएंगी, रूट्स कौन बनाएंगे, जाइलम का डिफरेंशिएशन कौन करेगा, फ्लोएम का डिफरेंशिएशन कौन करेगा, फ्लावर्स कब बनेंगे, उसमें कैलिक्स कौन बनाएगा, कोरोला कौन बनाएगा, कितने एंड्रोसियम होंगे, संख्या फिक्स क्यों होगी, ये पता है ना। इतना ही नहीं, स्टैमेन का अरेंजमेंट भी फ्लावर्स में बिल्कुल फिक्स है कि किसमें टेट्रा डायनामस कंडीशन होगी, किसमें डाई डायनामस कंडीशन होगी। पता है ना आपको, टेट्रा डायनामस कंडीशन मस्टर्ड प्लांट में होता है। 4 स्टामेन बड़े और इंटरनल होते हैं और 2 छोटे और आउटर होते हैं। ये कौन फिक्स करता है प्रोग्राम। पाइप्लियोनेसी फैमिली में मटर में अगर आप देखें तो 9 स्टैमेन एक साथ जुड़े होते हैं और एक उनसे अलग 9+1 का कॉम्बिनेशन होता है। ये कौन फिक्स करता है। क्यों नहीं फूल मटर बोते ही निकल आए, 2-3 महीने बाद क्यों निकलते हैं फ्लावर्स। निश्चित रूप से इनके पीछे एक जीन होता है। आपको पता है कि कुछ प्लांट्स में फ्लावरिंग होती ही नहीं है। अब पता लगा कि उनके जीन को इंड्यूस करने के लिए विशेष प्रकार का लाइट पीरियड चाहिए, फोटो पीरियड चाहिए। उससे क्या होगा, जीन एक विशेष प्रकार के केमिकल का निर्माण करेगा जो कि फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। तो ये बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी कि किस ऑर्गन का निर्माण किस जीन के अधीन है। ये हायर क्लासेज में आप पढ़ेंगे। केवल इतना बताना है कि किसी भी ऑर्गन के निर्माण के लिए हमारे यहाँ सेल का डिवीजन होता है, ये प्रोग्राम्ड होता है। तो पहला पर्पज हो गया ग्रोथ का, दूसरा हो गया ऑर्गेनोजेनी। दूसरा पर्पज क्या होता है, सेकंड पर्पज ऑफ डिवीजन। ये क्या है, ये ऑर्गेनोजेनी है, अंगों का निर्माण। ऑर्गेनो माने अंग, जेनी माने निर्माण होना, जेनेसिस। शरीर में अंगों के निर्माण के लिए विशेष प्रकार के जीन्स होते हैं जो एक्टिव होते हैं और उस सेल को इंड्यूस करते हैं ऐसे ऑर्गन का निर्माण करने के लिए। ये जो जीन्स होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। ये ऐसे जीन्स होते हैं जो बॉडी के डेवलपमेंटल पैटर्न को डिसाइड करते हैं। कुत्ते का बच्चा कुत्ता दिखता है, आदमी का बच्चा आदमी जैसा दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो जीनोम हमारा है उसमें बैठा हुआ जीन हमको हमारे जैसा बनाता है, कुत्ते वाला कुत्ते जैसा बनाता है। तो ये पैटर्न डिसाइड करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। बात समझ गए। पहला पर्पज ग्रोथ, दूसरा पर्पज पैटर्न, ऑर्गेनोजेनी, कौन सा ऑर्गन किसकी बॉडी में बनेगा। बात समझ गए। अब तीसरा जो पर्पज होता है, ये एनिमल्स की बात और प्लांट्स की, हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं। तो यहां पर डिवीजन किस पर्पज से होता है, इट इज फॉर द पर्पज टू फॉर्म द गैमीट्स। किस काम के लिए हो रहा है, गैमीटोजेनेसिस। अगला जो डिवीजन हो रहा है, थर्ड पर्पज ऑफ डिवीजन क्या है, गैमीटोजेनेसिस। जिस समय किसी भी ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है उसके जाइगोट में ही ऐसी व्यवस्था होती है
कि जो साइटोप्लाज्म है ये दो प्रकार का डिफरेंशिएशन शो करता है। एक बॉडी की सोमैटिक सेल्स होती हैं और इन सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है दैट इज नोन एज सोमैटोप्लाज्म। क्या कहते हैं उसको? इट इज नोन एज सोमैटोप्लाज्म। और आपकी बॉडी में सेक्स सेल्स होती हैं जो गैमीट का निर्माण करती हैं। इनमें पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म को हम जर्म प्लाज्म कहते हैं। इस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है ये दो में डिफरेंशिएटेड है। एक जो हमारी बॉडी की सोमैटिक सेल्स में है जो कि हमारे शरीर की सामान्य ग्रोथ से संबंधित हैं, डिफरेंट प्रकार के ऑर्गेन के निर्माण से संबंधित हैं, उन्हें तो हम सोमैटिक सेल कहते हैं। और उनमें पाए जाने वाले प्रोटोप्लाज्म को हम सोमैटोप्लाज्म कहते हैं, राइट। दूसरा कौन होता है? जो हमारी सेक्स सेल्स होती हैं जो गोनैड में जाकर इकट्ठा हो जाती हैं। हमारी जो सेक्स सेल है पूरे शरीर में नहीं उपस्थित हैं कि जहां से होगा वहीं से स्पर्म बना देंगे, जहां से होगा वहीं से अंडा बना देंगे। बना दो, उंगली से अंडा बना दो, अंगूठे से स्पर्म बना दो, बन जाएगा क्या? ये गोनैड है? जी नहीं। स्पर्म टेस्टिस में बनेगा, अंडा कहाँ बनेगा? ओवरी के अंदर बनेगा। तो ये हमारी बॉडी के स्पेसिफिक ऑर्गेन्स हैं जिनको गोनैड्स कहा जाता है। देखिए शरीर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? एक ही सेल से, जाइगोट से। लेकिन इसी जाइगोट में बंटवारा हो गया कि यह साइटोप्लाज्म गोनैड के अंदर पाई जाने वाली जर्म सेल्स के अंदर जाकर भर जाएगा और इस प्लाज्म को हम जर्म प्लाज्म कहेंगे, ठीक। उसी जाइगोट में से कुछ साइटोप्लाज्म सेग्रीगेट करेगा, वो दूसरी प्रकार की सेल्स में लोड हो जाएगा जिनको सोमैटिक सेल कहते हैं। आपका एक ही सेल जो जाइगोट है उसी में यह तय हो जाएगा कि कौन सा हिस्सा गोनैड बन जा रहा है और कौन सा हिस्सा सामान्य ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। तो इस प्रकार से आपकी बॉडी के अंदर कुछ कोशिकाओं का समूह होता है जो कि जिम्मेदारी ले लेते हैं गोनैड के निर्माण की, और इनमें जो साइटोप्लाज्म डिफरेंशिएट करता है उसको हम जर्म प्लाज्म कहते हैं। और दूसरी सेल्स जो बॉडी की सामान्य ग्रोथ के लिए होती हैं उनको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। उनकी बॉडी में जो प्रोटोप्लाज्म होता है हम उसे सोमैटोप्लाज्म कहते हैं। अब यहाँ पर गैमीट का निर्माण इन्हीं जर्म सेल्स के द्वारा होता है, और ये जर्म सेल्स होती कहाँ पर हैं? गोनैड्स में होती हैं, हमारे टेस्टिस में, ओवरी में। ऐसे ही प्लांट्स में ओवरी होता है, स्टैमेन होता है, स्पोरेंजियम होता है, ये सारी बातें होती हैं। तो इस प्रकार से डिवीजन का जो तीसरा पर्पज होता है वो होता है क्या? गैमिटोजेनेसिस, मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, दैट इज स्पर्म इन केस ऑफ मेल एंड एग इन केस ऑफ फीमेल्स। ये कोशिका विभाजन का एक पर्पज होता है। इतनी बात समझ गए? और कौन सा पर्पज होता है कोशिकाओं के डिवाइड करने का? आपकी बॉडी में डिफेंस सेल्स होती हैं। कौन होती हैं? आपकी बॉडी में डिफेंस सेल्स होती हैं। ये लगातार डिवाइड करके अपनी संख्या बढ़ाती रहती हैं। इम्यूनोजेनिक सेल्स जैसे WBCs में पावर ऑफ डिवीजन नहीं है, लेकिन अपनी इनके लिए स्टेम सेल होती है। तो ये जो स्टेम सेल्स होती हैं लगातार WBCs का निर्माण करती हैं। उनमें लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, मोनोसाइट्स का निर्माण होता है, न्यूट्रोफिल्स का निर्माण होता है। ये टी सेल्स एंड बी सेल्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेज, ये सब कौन हैं? दीज आर इम्यूनोजेनिक सेल्स। ये लगातार डिवाइड होती रहती हैं। कौन? इनके लिए जो स्टेम सेल्स होती हैं। जैसे कि बी सेल्स जो होती हैं वो बोन मैरो में बन रही हैं, टी सेल्स भी बोन मैरो में बन रहे हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन कहां हो रहा है? थाइमस में हो रहा है। तो यह जो स्टेम सेल में जो डिवीजन हो रहा है लगातार, ब्लड सेल की बात नहीं कर रहा, ब्लड सेल में पावर ऑफ डिवीजन नहीं होती, लेकिन उनके लिए जिम्मेदार जो स्टेम सेल्स होती हैं उसमें डिवीजन होता है। तो इनसे जो सेल्स बन रही हैं लगातार, ये कौन है? हमारे शरीर की सेनानी है। ये हमारी सेना है हमारे शरीर के अंदर। जैसे आपके देश की सेना होती है लड़ने के लिए, सेना में लोग भर्ती होते रहते हैं, ऐसे आपकी सेना में कोशिकाएं भर्ती होती रहती हैं, बन बन करके। कहाँ से बनती हैं? स्टेम सेल से बनती हैं।
ये भी एक पर्पज होता है किस चीज़ का? बॉडी में डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए आपकी सेल्स में डिवीजन होता है। तो अगला पर्पज क्या होता है? स्टेम सेल्स डिवाइड टू फॉर्म द इम्यूनो एक्टिव सेल्स। यह भी एक पर्पज होता है जिससे आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान की जाती है, आने वाले जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, उनके लड़ने के लिए होता है। ये बात समझ में आ गई? अब चलिए, अब बात कर रहे हैं कि एनिमल्स में रीजनरेशन की पावर होती है। यहां पर एक तो होता है हीलिंग, अगर आपको कहीं घाव हो जाए तो वहां पर हीलिंग हो जाती है। तो सामान्य तौर पर ऐसी सेल्स होती हैं आपकी बॉडी के अंदर जो हमेशा डिवाइड नहीं करती। डिवाइड ये तब करती हैं जब आपके किसी एरिया में कहीं पर इंजरी हो जाती है, घाव हो जाती है, तो घाव को भरने के लिए ये डिवाइड करती हैं। उंगली कहीं पर कट जाए, 2 दिन के बाद पपड़ी बनकर ऊपर से निकल जाएगी, नीचे से नई लेयर बन जाएगी। आपकी स्किन ऊपर की लेयर अभी छिल जाए, स्किन हरदम नहीं बनती है, लेकिन अगर कहीं कट जाए उसके नीचे नई सेल बन जाएगी। ये कौन है? इट इज नोन एज हीलिंग ऑफ द वाउंड एंड रिपेयरमेंट। तो अगला जो पर्पज होता है डिवीजन का, वो क्या होता है? फॉर द पर्पज ऑफ हीलिंग ऑफ द वाउंड रिपेयरमेंट एंड रीजनरेशन। कुछ एनिमल्स में रीजनरेशन की पावर होती है, जैसे स्पॉन्जेज होते हैं, जैसे लेजर्ड्स होते हैं, पूंछ कट गई नई निकलेगी। स्टारफिश में आर्म होता, कट गया नया निकलेगा। प्लेनेरिया में सिर कट गया नया निकलेगा। ये क्या है? रीजनरेशन। आप में होता है, आपका सिर कटेगा दूसरा निकलेगा क्या? रावण हो क्या? हाथ काट डाला नया निकल गया, गर्दन काट दिया नया निकल गया। आपके यहां होगा क्या? नहीं भाई, आप में नहीं होगा, क्योंकि आप में तो हीलिंग हो सकती है। गर्दन काट दो तो क्या होगा? वो तो राम नाम सत्य हो जाएगा। उंगली काट दोगे तो वहां पर घाव कुछ दिन के बाद बंद हो जाएगी, लेकिन उंगली निकलेगी नहीं। ये हीलिंग ऑफ द वाउंड रिपेयरमेंट है, और यहां पर इस काम के लिए भी सेल का डिवीजन होता है। आप समझ चुके होंगे कि ये सारे डिवीजन प्रोग्राम्ड होते हैं। क्यों हो रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर इन डिवाइडिंग सेल्स के पास है। वो बताएंगे आपको कि हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन एक डिवीजन बॉडी में ऐसा होता है जो पर्पजलेस होता है, अनप्रोग्राम्ड होता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है, जिसको हम ट्यूमर फॉर्मेशन बॉडी में बोलते हैं। इसका बिगड़ा हुआ रूप कैंसर होता है, जहां पर अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है आपकी बॉडी सेल्स का। क्यों होता है कैंसर? इसका क्या सेलुलर फैक्ट है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने इस लेक्चर में आपको अभी तक केवल यह बताया है कि सेल्स डिवाइड क्यों करती हैं, कब डिवाइड करेंगी, कब नहीं करेंगी, प्लांट्स और एनिमल में डिवीजन के पैटर्न में डिफरेंस क्या होता है, यह सब कुछ हमने आपको डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे कि जब सेल डिवाइड होती है तो कौन तय करेगा कि सेल डिवाइड होगी या नहीं? यह कैसे तय होगा? सेल डिवाइड होने के बाद डिवीजन कब रुक जाएगा, यह कैसे तय होगा? सेल डिवीजन की मैकेनिज्म क्या है, और जब डिवीजन होता है तो क्या डिवाइड होता है, हम अपने अगले लेक्चर में इस पर चर्चा करेंगे। आज के हमारे इस लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है कि आपको काफ़ी चीज़ें मिली होंगी, अलग अलग चैप्टर से उठा करके हमने आपको समझाया जहाँ जहाँ से संबंध है सेल डिवीज़न का, राइट। तो वेट करिए हमारे अगले लेक्चर के लिए, और उसमें हम आपसे बात करेंगे कि डिवीज़न का प्रोग्राम कैसे डिसाइड होगा, मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीज़न क्या है, क्या डिवाइड होता है, क्या नहीं डिवाइड होता, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। ओके, टेक केयर।